हेलो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपना एक ब्रांड न्यू चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों डेप्रीसिएशन। तो आप अपना रजिस्टर बच्चों निकाल लो अकाउंट्स का। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के डिस्कस करने जाऊंगा और बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों ये। लेकिन आज की क्लास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपका बेस बनाऊंगा, आज नींव रखूंगा। अगले लेक्चर से उस नींव के ऊपर मैं बिल्डिंगें बनाया करूंगा। तो आज की अगर लेक्चर आपने ढंग से नहीं देखी या फॉलो करी तो फिर आप समझ लो बिल्डिंग की नींव जो है वो कमजोर रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बुक की आज बिल्कुल जरूरत नहीं है, बुक अपना बस्ते में रख देना। बस एक रजिस्टर जो निकाल के मैं लिखवाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखना, मेरे साथ साथ समझना, बिल्कुल अटेंटिव रहना आज। तो डाल दो हेडिंग चैप्टर की डेप्रीसिएशन और ब्रैकेट में इसके लिख लेना वेरी 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 सिंपल चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आम जिंदगी में जो हम चीजें करते हैं देखते हैं उसी से निकल के ये चैप्टर बन गया है बस। चलो तो मेरे साथ साथ लिखो depreciation means fall in the value of tangible asset due to dash. Depreciation means fall in the value of tangible asset due to dash. तो depreciation का क्या मतलब है बच्चों? depreciation का मतलब है कि वैल्यू में गिरावट। depreciation का मतलब है वैल्यू में गिरावट। किसकी वैल्यू में गिरावट सर? किसकी वैल्यू में गिरावट? ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, एटसेट्रा। तो उनकी वैल्यू में गिरावट जो होती है उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ड्यू टू सर वैल्यू में गिरावट होती क्यों है? ड्यू टू तो लिखो क्यों होती है गिरावट। पहला पॉइंट, यूज ऑफ एसेट, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ एसेट। अब देखो बच्चों, आप सोचो कि आपने कोई एक नया मोबाइल खरीदा, ठीक है ना? पहले आप अपने आप से लिंक करो। अब आप उसको पूरे एक साल यूज करते हो, एक साल यूज करते हो, एक साल यूज करते हो, यूज करते हो। तो एक साल उसको जब आप यूज करते रहोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है उस मोबाइल की वैल्यू क्या होगी? गिरावट हो जाएगी। तो इसी तरह कंपनी अगर एक मशीन खरीदती है बड़ी सी, उस मशीन को कंपनी रोज चला रही है 10 घंटे, रोज चला रही है 10 घंटे, पूरे साल मशीन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो कहीं ना कहीं मशीन की वैल्यू में क्या होगा? गिरावट होगी। तो डेप्रीसिएशन का एक कारण है यूज ऑफ एसेट। सेकंड, दूसरा कारण कई बार होता है एफ्लेक्स। EFFLUX, ध्यान से लिखना है स्पेलिंग। एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स का मतलब होता है, एफ्लेक्स का मतलब होता है बीतना। बीतना मतलब पास हो जाना। कहते हैं ना समय बीतता रहता है, समय चलता रहता है, मतलब आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, समय निकल रहा है। आप आज से 10 साल पहले छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे और आज आप दानव प्रवृत्ति के बन चुके हो। तो इस समय चलता रहता है, तो समय बीतता रहता है। तो एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब है समय का बीतना। अब मान लो आपने एक नया मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, और मैं कह रहा हूं वो यूज भी नहीं करा। आप एक नया मोबाइल फोन खरीद के लाओ बच्चों और उसको अपना अलमारी में रख दो, छुपा के रख दो कपड़े के नीचे, ठीक है। यूज मत करना बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं डब्बे से भी मत निकालना, डब्बे सहित ही अलमारी में रख दो कपड़े के नीचे, ठीक है। अब वो अलमारी 2 साल बाद खोलना और डब्बे से मोबाइल निकालना,
ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं करा है आपने, ध्यान रखना यूज नहीं करा है, लेकिन क्योंकि 2 साल का समय बीत गया तब भी आपके मोबाइल की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। तो कई बार एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है समय के बीतने से भी, उसे बोल देते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। अच्छा, तीसरा और क्या कारण होता है, और होता है ऑप्सोलीसेंस, SCENCE। ये मैं इसलिए ब्रेक करके बोला लिखा ताकि इसकी स्पेलिंग गलत ना हो, आपको भी याद करनी है, लिखो ऑप्सोलीसेंस। सर ये मतलब क्या होता है, ऑप्सोलीसेंस का मतलब क्या है? तो कई बार बच्चों हमारी चीज की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, ना तो हमने शायद यूज करा हो उसे, ना समय बीता हो, फिर भी गिरावट आ गई। कैसे सर, ये कैसे हो गया, ये बताओ ये कैसे हो गया। सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है बच्चों कि हम कोई चीज खरीदते हैं, हम सोचते हैं अरे वाह यार मैं कितना महंगा फोन लेकर आया हूं, आहा कितना महंगा फोन खरीदा है मैंने, 5 लाख रुपए का, बिल्कुल लेटेस्ट। आपने अपने हिसाब से सोचा कि मैंने फोन खरीदा है, ठीक है, और अभी आपने उसको यूज भी नहीं करा, मैं मान लेता हूं आपने उसको यूज भी नहीं करा, अभी आपने वही डब्बे सहित अलमारी में रख रखा है, और अभी 2 ही दिन हुए, समय भी नहीं बीता। 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, मान लो पता चलता है बाजार में एक किसी और कंपनी ने एक नया लेटेस्ट फोन लॉन्च कर दिया, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों मोबाइल के, जो आपके इस मोबाइल से भी बहुत अच्छे हैं। वो मोबाइल बहुत ही बढ़िया मोबाइल उन्होंने किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो उसमें बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे फीचर्स हैं, स्पेस भी ज्यादा है, रैम भी उसकी ज्यादा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उसके रेट्स हैं बच्चों 20,000 रुपए। मान लो, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ज्यादा इसको दिल पे मत लेना, 20,000 रुपए। तो अब देखो क्या होता है, इससे क्या होगा सोचो। जो ये कंपनी थी जिसका मोबाइल वैसे 5 लाख का था और आपने भी खरीद लिया था जोश जोश में कि मैंने तो बड़ा अच्छा लेटेस्ट फोन खरीदा है, ना तो आपके फोन की कोई गलती, ना आपका फोन इस्तेमाल हुआ है, ना ऐसा है कि 5 साल बीत गए, कुछ नहीं है, इन दोनों में से कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इनोवेशन, नई चीज आ जाती है बाजार में, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, या हमारा प्रोडक्ट पुराना कंसीडर कर लिया जाता है। अब इस फोन को बाजार में क्या आप 5 लाख का बेच पाओगे? आप किसी को बोलो कि यार मैं ये फोन लाया था, देख परसों नया खरीदा है, 5 लाख का, अभी तो देख डब्बे में रखा है, तू ले लेना। कोई कहेगा अच्छा, इससे अच्छा फोन हम ये ना ले लेंगे, और कंपनी भी इस फोन के दाम को कम कर देगी, हो सकता है कम करके इसके कंपटीशन में ले आए, है ना, कुछ भी करेगी मतलब, लेकिन कंपनी कुछ भी करेगी, आपका नुकसान हो गया, आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो इस प्रकार की चीज को ऑब्सोलीसेंस बोलते हैं। चलो, तो बच्चों मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मुख से निकला हुआ एक एक अक्षर समझ लो कि ये राम वाणी है या कृष्ण वाणी है, कि एक एक अक्षर जो सर बोल रहे हैं उन अक्षरों को समझेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, मैं जो बोल रहा हूं उनके बीच की बातों को भी समझोगी, क्या समझाना चाह रहे हैं सर, क्योंकि ये सारी बातें काम आएंगी। अच्छा, तो चलो अब आओ, तो डेप्रिसिएशन समझ गए, डेप्रिसिएशन के कारण समझ गए, ये हो गई कहानी। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया सर। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड एरो डाल के लिखो अमोर, AMOR, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन, और 3 लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के लिख लो डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, और 3 लाइन छोड़ के डिप्लीशन।
अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ये दो वर्ड्स क्या हैं, ये कहां से आ गए जी? अमोर्टाइजेशन का मतलब है गिरावट होना वैल्यू में, डिप्लीशन का मतलब है गिरावट होना वैल्यू में। तो सर ये तो डेप्रीसिएशन का भी यही मतलब था, गिरावट होना वैल्यू में, तो ये अलग दो वर्ड्स क्यों लिख रहे हो आप? मैं कह रहा हूं अमोर्टाइजेशन का मतलब भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ, और डिप्लीशन का मतलब भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ। लेकिन किसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है? किसकी? मैंने थप्पड़ मारा, वो तो ठीक है, आपको भी मारा, आपके दोस्त को भी मारा और उसके दोस्त को भी मारा, लेकिन जिसको मारा थप्पड़ उसको मैं कुछ और नाम से बोलूंगा। तो आपको थप्पड़ मारा तो मैंने बोला डेप्रीसिएशन। आप टेंजिबल एसेट हो, आप दिखाई दे रहे हो, तो आपको थप्पड़ मारा तो बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अब आपका दोस्त जो है, आपका दोस्त, वो इनटेंजिबल एसेट है, जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं छू नहीं सकता। अच्छा, तो बच्चों जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तब कभी भी डेप्रीसिएशन मत बोलना। अगर गुडविल की वैल्यू में गिरावट होगी तो डेप्रीसिएशन मत बोलना, पेटेंट की वैल्यू में गिरावट होगी तो डेप्रीसिएशन मत बोलना, कॉपीराइट की वैल्यू में गिरावट होगी तो कभी भी डेप्रीसिएशन मत बोलना। तो सर क्या बोलेंगे? आप बोलोगे अमोर्टाइजेशन। बस ये लिख लो, ये याद रखना है कि अमोर्टाइजेशन मतलब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट। ओके सर। और सर डिप्लीशन, डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन, डिप्लीशन है बच्चों फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो धीरे धीरे वेस्ट होते रहते हैं, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। जैसे मान लो आप नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनकी वैल्यू में गिरावट जब आती है, एग्जाम्पल जैसे कोई आयरन ओर है ना, या कोल ओर है, कोल माइंस है, ये लिख लो, बल्कि कोल माइंस लिख लो, ये ज्यादा बेहतर है, कोयले की खाने, ठीक है ना। तो वैसे तो वो भी है, चलो ठीक है, तो समझ गए ना, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह की चीजों में जब गिरावट आती है तो उसे डिप्लीशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब 3 बच्चों को थप्पड़ पड़ेगा, टेंजिबल एसेट को थप्पड़ पड़ा तो डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट को थप्पड़ पड़ा तो अमोर्टाइजेशन, और नेचुरल रिसोर्स को थप्पड़ पड़ा या वेस्टिंग एसेट्स को थप्पड़ पड़ा तो डिप्लीशन। क्लियर? तो ये नोट कर लो, ये याद रखना है। चलो ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग में लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किन चीजों पर या किन चीजों से प्रभावित होता है? तो डेप्रीसिएशन किन फैक्टर्स पर बेस्ड होता है या डेप्रीसिएशन किन चीजों से प्रभावित होता है? ये चीज आप धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब और समझोगे, है ना, लेकिन आप अभी लिख रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन किन फैक्टरों से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो लिखो 3 मेन फैक्टर होते हैं वैसे तो। पहला, बड़ा बड़ा लिखना, कॉस्ट। तो इस पर 5 मिनट की चर्चा खाली कॉस्ट को लेकर करनी पड़ेगी कि कॉस्ट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एसेट की कॉस्ट किसे बोलते हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा बच्चों, ये मैं सही बता रहा हूं, बहुत आगे की चीज, काम के आने वाली चीज है ये। एसेट की कॉस्ट क्या होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम कोई बहुत बड़ा एसेट, मान लो मशीन खरीदते हैं, तो हम मशीन को खरीदने के लिए उसका एक परचेज प्राइस पे करते हैं। परचेज प्राइस का मतलब है भाई सीधा दुकान पे गए, अच्छा भाई साहब ये मशीन कितने की है? 1 करोड़ की, अच्छा ये लो। फिर वो कहता है अरे रुको तो सही साहब, मैं कहता हूं अच्छा क्या हुआ? फिर वो कहता है कि साहब इस पे ना टैक्सेस भी तो लगेंगे, जीएसटी लग जाता है मान लो। तो हम कहते हैं कितना जीएसटी है? 1 करोड़ की मशीन में कितना जीएसटी है? तो उसने कहा 10 लाख रुपए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जीएसटी होगा भाई 10 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, अब तो हो गया खत्म। अब
उसके बाद क्या होता है कि ये मशीन के वो बोलता है कि इस मशीन को भाई, इतनी बड़ी मशीन को मैं ऐसे जेब में तो लेके जा नहीं सकता अपनी फैक्ट्री में, कहता है मुझे क्रेन बुलवानी पड़ेगी, और एक क्रेन को बुलवा के क्रेन में जाएगी इतनी बड़ी मशीन आपकी, बहुत बड़े ट्रक में जाएगी। तो कई बार क्या होता है, वो कह देता है कि भाई इसको ले जाने के और आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के भी खर्चे लगेंगे, उसे बोल देते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। मैं कहता हूं अच्छा जी ठीक है भाई साहब, अब भाई मशीन खरीदनी है तो इंस्टॉल तो करवाओगे भाई, इतनी बड़ी मशीन आप जेब में तो लेके आ नहीं सकते, कोई ये ऐसी तो है नहीं मशीन कि कोई माचिस की डिब्बी अपना घर लाए रख दिया हो गया। इंस्टॉल करने वाला लेता है, पैसे लेता है, वो कहता है साहब 5 लाख रुपए लगेंगे इस बात के। मैं कहता हूँ चलो भाई दे देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है और बताओ। अब मशीन आ गई फैक्ट्री में। अब मशीन आने के बाद इतनी बड़ी मशीन होती है बच्चों, इतनी इतनी बड़ी मशीनें होती हैं फैक्ट्री में कि हमें पूरा अपना जगह खाली करवानी पड़ती है। वहां पे जो पहले चीजें पड़ी होती है ना, वो सब हटवानी पड़ती हैं, वो सब हटके जगह बनती है, तब नई मशीन आ पाती है। तो वो दुकानदार कहता है साहब ये सब कूड़ा करकट हटाने के ना, मैं कबाड़ी वाला बुला रहा हूं, क्रेन लेकर आ रहा है वो, और वो ये सब चीजें यहां से हटाएगा, तब जाके मशीन इंस्टॉल हो पाएगी, और उसके 2 लाख रुपए और लगेंगे। बच्चों करना पड़ता है, बिजनेस है। आपको क्या लग रहा है कोई मशीन खरीदना कोई बाजार से पेंसिल खरीदने के बराबर है, पैसे दिए और आ गई। जब हम कोई बहुत बड़े एसेट्स खरीदते हैं तो उस बहुत बड़ी चीज के साथ छोटे मोटे खर्चे तो यूं हो जाते हैं, ये वो छोटे मोटे खर्चे हैं। तो मशीन को जब हम खरीदते हैं बच्चों, तो और तरह तरह के कुछ खर्चे उसके साथ जुड़ जाते हैं। वो डिपेंड करता है सवाल टू सवाल, सवाल में कुछ और भी दे रखे होते हैं एटसेट्रा। तो 1 करोड़ का परचेज प्राइस, उसके बाद 10 लाख रुपए का जीएसटी या टैक्स कुछ भी दिया आपने, मान लो 5 लाख रुपए किसी और बात के दिए, 2 लाख रुपए किसी और बात के लिए, 1 लाख रुपए किसी और बात के लिए। मतलब जब तक आपका एसेट, जब तक आपकी मशीन बिल्कुल फैक्ट्री में सेट ना हो जाए, यूज करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक जो भी खर्चा हुआ ना बच्चों, वो सब जुड़ जाता है, और उसको जोड़कर माना जाता है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसे हम एसेट की कॉस्ट बोलते हैं। ये मतलब होता है कॉस्ट का। तो ये आप लिखोगे। बस एक पॉइंट और बता देता हूं, और इन खर्चों को, इन एक्सपेंसेस को जब हम ये जोड़ रहे होते हैं, इसे अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है। ये जरूर लिख लेना बच्चों बादल के अंदर। इन्हें अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है कैपिटलाइज्ड करना। इन्हें अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है कैपिटलाइज्ड करना। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना। ये अभी टेक्निकल बात है, लेकिन लिखवानी जरूरी है। हो सकता है अभी रेलिवेंट भी ना हो, लेकिन आप लिख जरूर लेना, क्योंकि कल को आगे चल के इस चैप्टर में या 12th में तो आएगा ही। वो कहता है दिस अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड, या दिस एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड, या वो कह देता है दिस एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस चीज को कैपिटलाइज करना बोलते हैं, यानी मैं ये छोटी 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 खर्चों वाली चीजों को मशीन की ही कॉस्ट में जोड़ देता हूं, मशीन के ही प्राइस में जोड़ देता हूं। तो इस प्रक्रिया को कैपिटलाइज करना बोलते हैं, और ये जो आंसर निकलता है इसे बोलते हैं मशीन की कॉस्ट। तो दिस वैल्यू विल बी कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो पहला पॉइंट है मशीन की कॉस्ट, तो ये लिख लो। ठीक है सर। चलो पहले लिख लिया। अब देखो, अब क्या होता है, अब इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट क्या आता है। आजकल प्रैक्टिकली जब हम टैक्स पे करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली जीएसटी पे करते हैं, तो हमने जीएसटी के चैप्टर में पढ़ा था, वो कुछ दिनों के बाद आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ भी हो जाता है ना, यानी कि एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आजकल के नियमों के तहत या को ध्यान में रखते हुए
हम जो ये टैक्स का अमाउंट पे कर रहे होते हैं, हम इसे मानते हैं कि ये पे तो करा था मशीन खरीदने के टाइम पर, लेकिन ये अमाउंट तो बाद में एडजस्ट भी हो जाएगा, ये तो हम सेट ऑफ भी कर लेंगे। तो इसको हम आजकल हटा देते हैं। यानी कि अब आप क्या करोगे, पहले लिखवाना मेरा पर्पस था ताकि याद रहे, इसको ब्लॉक बनाओगे और काट दोगे। यानी कि अब आपको याद रहेगा कि हमने अगर मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के बाद उसने तरह तरह के खर्चे लिख दिए, तो उसमें आप टैक्स को मत जोड़ना। पहले जोड़ा करते थे, लेकिन अब क्योंकि जीएसटी आ गया, अब क्योंकि नियम आ गए, बदल गए, तो अब इस टैक्स को हम मानते हैं ये खर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, रिवर्स भी कर लेंगे, है ना। तो अपने को मशीन की प्राइस में जीएसटी अगर दे भी रखा होगा तो जोड़ना मत, बाकी चीजों को जोड़ लेना। तो इसे आप ब्लॉक बना के काटें ताकि ये गलती ना हो, ये याद रहे। चलो ठीक है सर। अब मैं बढ़ता हूं आगे पॉइंट नंबर हाथ नंबर 2 में। मतलब टॉपिक यही चल रहा है कि डेप्रीसिएशन को कौन अफेक्ट करता है। तो डेप्रीसिएशन को कॉस्ट अफेक्ट करती है। यानी किसी की मशीन होगी 1 करोड़ की, तो उसका डेप्रीसिएशन कुछ और होगा। किसी की मशीन होगी 10 लाख की, तो उसका डेप्रीसिएशन कुछ और होगा। दूसरा फैक्टर जो डेप्रीसिएशन को अफेक्ट करता है वो है एस्टिमेटेड रेसिडुअल, या ब्रैकेट में लिख लो स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ है नहीं। तो आप लिख लो पहले हेडिंग, एस्टिमेटेड रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखो, आज आपने एक मशीन खरीदी, अब आप एस्टिमेट का मतलब है सोचते हो, आप सोच रहे हो। क्या सोच रहे हैं सर? आप सोच रहे हो कि आज से 5 साल बाद ये मशीन पुरानी हो जाएगी। आप सोच रहे हो आज, अच्छा आज से 5 साल बाद, 5 साल तक तो यार ये मैं मोबाइल फोन यूज कर लूंगा, 5 साल बाद ये मोबाइल पुराना हो जाएगा, अच्छा तो मैं इसे बेच दूंगा, ये कबाड़ हो जाएगा, ये मोबाइल फोन बेकार हो जाएगा, इसको मैं बेच दूंगा। कितने में बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, ये मेरा फोन कितने में बिक सकता है? सोचो सोचो, मैं सोच रहा हूं। इसीलिए इसका नाम है एस्टिमेटेड, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे मान लो मैं अभी आपसे पूछ लूं, बच्चों बताओ आपके 11th में कितने मार्क्स आएंगे, तो सच तो कोई भी नहीं जानता ना, आप अनुमान ही लगा सकते हो कि सर देखो हम तो ना फेल होंगे, ये हम जानते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो। तो ऐसे ये व्यक्ति अनुमान लगाता है कि जब मशीन अपने जीवन के अंत में बिल्कुल बेकार सी हो जाएगी, भंगार हो जाएगी, मतलब कूड़ा हो जाएगी, भंगार चीजों को स्क्रैप बोलते हैं ना, कूड़ा करकट, कूड़ा हो जाएगी, तो हम इसको कबाड़ी वाले को बेच देंगे। तो कबाड़ी वाले को जब इसको बेचेंगे, मशीन को, भंगार को, कूड़े को, तो कितने का बेचेंगे ये हम सोच रहे हैं। तो सर ये हम सर बेच देंगे सर, बस 1000 रुपए का बेच देंगे। ठीक है, तो ये आपने सोच लिया, तो बस इसे बोल देते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। बस, तो ये डायग्राम बना लो, बस इसका मीनिंग और कुछ नहीं है, ये डायग्राम ही अपने आप में आपके लिए काफी है। ओके, अब लिखो इसके नीचे एक सितारा। पहले इन दोनों बातों से एक सितारा बनाना है, ठीक है ना, ये नोट कर लिया। स्टार डाल के लिखना। एक छोटी सी टर्म होती है, उसे बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट किसे कहा जाता है, ये लिख लो। डेप्रीशिएबल अमाउंट कहा जाता है बच्चों कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू को। तो मतलब एक छोटा सा टर्म है बस, डेप्रीशिएबल अमाउंट, ये स्टार डाल के बॉक्स में लिख लो। तो इसका मतलब होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल
या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, तो उसको हम बोल देते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। तीसरा फैक्टर जो डेप्रिसिएशन को प्रभावित करता है वो बहुत ही सिंपल है, उसका नाम है एस्टिमेटेड यूजफुल या ब्रैकेट में और इकोनॉमिक ब्रैकेट क्लोज लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड का मतलब वही अनुमान। सर आज हमने एक नया फोन खरीदा है। अच्छा, अरे वाह बच्चों, मुबारक हो, टाइम वेस्ट करने के लिए आपने एक और चीज खरीद ली। हाँ सर। तो अब आप सोच रहे हो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ बच्चों, ये मोबाइल फोन आप कितने साल तक चलाओगे? सोचो, अनुमान लगाओ, ये मोबाइल फोन कितने वर्षों तक चलेगा? हालांकि आपका तो कुछ महीने ही चलेगा, लेकिन चलो हम तो बात समझ रहे हैं। तो आप कह रहे हो सर हमें ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल फोन की लाइफ बस 6 साल है, ये 6 साल ही चल सकता है। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है बच्चों, बस तो इसे बोल देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। मतलब आपको लग रहा है कि ये एसेट सिर्फ 6 साल ही चलेगा और 6 साल के बाद ये एसेट जो है बेकार हो जाएगा, बस। तो ये आप सोच रहे हो, तो दिस इज नोन एज, बना लो आप, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ओके चलो ठीक है जी। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी कंप्लीट, एरो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने के तरीके। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने के तरीके, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा थोड़ा चैप्टर हमारे मुंशीगिरी पर आ रहा, अभी तो थ्योरी थी, तो ठीक है। तो बस ये लिखो बच्चों पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। चलो तो 2 मेथड्स होते हैं, लिखो नंबर 1। पहले में लिखना है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। और दूसरे में लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो पहले आप लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं भी। तो इसमें फिर लिखो, पहले इतना लिखो, फिर मैं लिखता हूं। अभी लिखते रहना, फिर मैं समझाऊंगा। तो पहले में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो इसमें लिखो एरो डाल के, ओनली एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और इसमें लिखो एसेट अकाउंट एंड सेकेंड एरो डाल के प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड या इज प्रिपेयर्ड। अभी लिखते रहना बच्चा, हम सब सीखेंगे बाद में। तो इसमें ओनली एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड और इसमें एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। उसके बाद एसेट इज
shown at written down value और बुक वैल्यू। अभी लिख लेना बच्चों, फिर हम सीखेंगे बाद में सब। एसेट इज शोन एट रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू, और इसमें एसेट इज शोन एट कॉस्ट। एसेट इज शोन एट कॉस्ट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तब उसमें जब मैं आपको पिरो के समझाऊंगा तब समझ आएंगी। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये हम लिख क्या रहे हैं, बस इसका वैसे मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग, बस वो सीखना है। आज का लेक्चर हमारा फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों मान लेते हैं हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। ठीक है ना, एक मशीन हम खरीद के लाए जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। अब उसकी वैल्यू में गिरावट हुई, जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वैल्यू में गिरावट हुई। तो गिरावट कितने रुपए की हुई, मैं ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं बच्चों, कोई इसका लॉजिक नहीं है, बस आपको ऐसे समझाने के लिए। मान लेते हैं उसकी वैल्यू में 10 रुपए की गिरावट हो गई, उसकी वैल्यू में 10 रुपए की गिरावट हो गई। तो बच्चों दो प्रकार के मुंशी होते हैं दुनिया में। ठीक है ना, दो प्रकार के मुंशी होते हैं। अब पहला मुंशी क्या कहता है, पहला मुंशी कहता है कि साहब मैंने एक एसेट खरीदा था 100 रुपए का, उसकी वैल्यू में थोड़ी सी गिरावट हो गई, 10 रुपए की गिरावट हो गई। तो वो 10 रुपए की गिरावट को, जो गिरावट हुई उस एसेट की वैल्यू में, वो कहता है कि ठीक है भाई, अब इसको मैं डिडक्ट कर देता हूं क्योंकि अब गिरावट हो गई है, जाहिर सी बात है। तो वो ये कहता है मुंशी कि इसका मतलब अब ये एसेट जो है ये अब 90 रुपए का बचा हुआ है। पहला मुंशी इस प्रकार से मुंशीगिरी करता है, मतलब उसका ये नजरिया है ना। और बड़ा सिंपल सा नजरिया भी, और आप भी यही कहोगे। आपने 100 रुपए का मोबाइल खरीदा, मैंने कहा बच्चों उसकी ना वैल्यू में गिरावट हो गई 10 रुपए की, डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट। तो आप क्या कहोगे कि सर ठीक है, अब ये 90 रुपए का है ना। ये एक नजरिया है, ये एक तरीका है। दूसरा मुंशी क्या करता है, ध्यान से सुनना। दूसरा मुंशी कहता है ठीक है गिरावट है। वो ये कहता है कि मैं एसेट जो है उसको अभी 100 ही मानूंगा, या उसको मैं दिखाऊंगा कि ये 100 ही है, और जो गिरावट हो रही है उसे मैं अलग खाते में दिखाऊंगा, या उसको मैं एक अलग अकाउंट में शो कर दूंगा, या मैं अलग से बताऊंगा देखो ये मेरा एसेट है 100 रुपए का, ये उसकी गिरावट है 10 रुपए की, बस मैं अलग से दिखाऊंगा। तो भाई ठीक है, उसका अपना तरीका है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे दिखा देता है कि देखो ये मैं ऐसी बना रहा हूं डिजाइन के लिए मटका, इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये समझ लो गिरावट है। तो ये मुंशी कहता है कि मेरा एसेट तो 100 रुपए का है और उसकी गिरावट जो है वो 10 रुपए की है। वो अलग से दिखाता है, वो कहता है ये देखो ये अलग है, वो अलग अलग दिखाता है। कहता है देखो ये मेरा एसेट 100 रुपए का है, लेकिन उसमें 10 रुपए की गिरावट है, अलग अलग दिखा रहा है। और जबकि पहला मुंशी जो है वो कैसे दिखाता है, वो सिंपल दिखाता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं करता। वो कहता है भाई 100 रुपए का था, 10 की गिरावट आ गई, तो मान लो अब ये जो बचा हुआ है 90 रुपए का है, बस। तो ये दिखाने के तरीके हैं, मुंशी का नजरिया है, उसी के हिसाब से ये कहानी हमारी बन गई, बस। तो ये था बच्चों अपना आज का बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। आप इसको बस अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे की कहानी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।